आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली एक नई नई स्टोरी लाते हैं। आप लोग से ही किसी की भेजी हुई होती है, किसी की ज़िंदगी पे आधारित होती है, किसी की लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी अहम बातें जो किसी की गलती किसी की सीख बनती है। तो आप लोग हमारे चैनल को प्यार दिखा रहे हैं और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमारी आपसे यही गुजारिश रहती है कि जैसा आप व्यूज देते हैं, प्यार दिखाते हैं चैनल को, वैसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी मनोकामना जो है पूरी होगी और हमें वीडियो बनाने में जो चाहत जो रहती है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो और बढ़ेगी। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उसमें सुधार करेंगे। छोटा क्रिएटर हूँ तो धीरे धीरे ये सब सीख जाऊँगा। तो आप लोग की जो गाइडलाइंस होती है ये बहुत अहम है मेरे लिए। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और इसको सच्ची रियल घटना है तो इसको दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो के सुनकर। तो इसको एंजॉय के पर्पज़ से लीजिए और एंजॉय कीजिए। आज मैं ये स्टोरी शुरुआत करता हूँ बिना किसी ज़्यादा डायरेक्शन के। तो जैसा कि स्टोरी जो है हमें उत्तर प्रदेश से आई है। उत्तर प्रदेश से हमें भेजा है रोहन ने, जो कि उनके परिवार के साथ ही एक ऐसी घटना घटी थी जो कि ब्लैक मैजिक से संबंधित है। तो हम इस कहानी को देर न करते हुए आज जाते हैं आज से 17 साल पहले 2008 में, जब ये उनके परिवार में ये घटना घटी थी। तो हम इस स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आप लोग तो यही कहेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। तो आते हैं अब हम इस कहानी के जो किरदार हैं उनके नाम बता देते हैं आपको। राजेश जी हैं, उनकी पत्नी मीना है, उनका बेटा रोहन जो हमारे हीरो ने हमें स्टोरी लिख दी जी, और उनकी बेटी पूजा, और उनकी एक दादी भी है जो कि सावित्री देवी है उनका नाम। अब यहाँ से हम कहानी की शुरुआत करते हैं। राजेश की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो एक किराना दुकान चलाते हैं। उनका परिवार बहुत खुश है और गांव में उनकी काफ़ी इज्जत भी है। लेकिन उनका उसी गांव में एक आदमी भी है जो कि रघु नाम का है। पहले राजेश और रघु दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल पहले ज़मीन को लेकर दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उस दिन के बाद रघुनाथ ने राजेश को कहा, तुमने मुझसे दुश्मनी ली है, एक दिन तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद होगा। उस समय के बाद राजेश ने इस बातों को मजाक समझकर टाल दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि रघु काली विद्या या ब्लैक मैजिक करता है। अजीब घटनाएं तो तब शुरू हो गई जब एक रात 2 बजे मीना जी की अचानक नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे घर के बाहर धीरे धीरे मंत्र पढ़े जा रहे हों। मंत्र ये ओम काली ऐसा करके कुछ था। तो मीना जी डर के उठ गई। उन्होंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। बाहर हल्की चांदनी थी, चांदनी की रात थी, थोड़ा विजन्स तो था, और अगना में एक काला साया भी खड़ा था। उनके हाथ में कुछ था जो जल रहा था। अचानक वह साया जमीन पर कुछ फेंक कर गायब हो गया। मीना जी ने राजेश जी को उठाया, दोनों बाहर गए। जमीन पर एक नींबू, कुछ लाल धागे और काले तिल पड़े थे। तो उनकी माँ जो थी सावित्री जी, जैसे उन्होंने देखा उनका चेहरा तो सफ़ेद ही पड़ गया। उन्होंने कहा धीरे से, ये काली विद्या का सामान है, ब्लैक मैजिक है। घर के सामने ऐसी डरावनी चीज़ें होने लगी कि उन्होंने धीरे धीरे डरावनी चीज़ें होने लगी उनके घर के सामने। उसके बाद कुछ दिन बाद अजीब सी घटनाएं भी होने लगी, धीरे धीरे ऐसे कि बदलते गई, बढ़ती गई घटनाएं। रात में बर्तन गिरते, पूजा कमरे में पैल की आवाज़ें आती, दरवाजे अपने आप खुल जाते। लेकिन सबसे डरावनी घटना तो तब हुई जब रोहन के साथ हुई।
उनके। एक रात रोहन पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रोहन डर के मारे चिल्लाए। उसी पर उनके पिताजी और मम्मी दौड़ के आए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद पूजा अचानक उनकी बेटी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट में कुछ नहीं है, लेकिन यह हालत ठीक नहीं है। पूजा रात में अचानक उठकर अजीब भाषा बोलने लगती थी। एक रात उसने दादी को देखकर कहा, वह इस घर के सब लोगों को ले जाएगी। यह आवाज़ पूजा की नहीं थी। दादी जी तो समझ ही गई थी, मामला बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, ये साधारण कोई बीमारी नहीं है, किसी ने इस पर ब्लैक मैजिक करवाई है या कुछ तो करा दिया है हमारी पोती पर। इस पर दादी जी को शक तो था ही, लेकिन विश्वास भी होगा। उन्होंने अपने बेटे से कहा। एक रात करीब 3 बजे जब राजेश जी की नींद खुली, उन्हें लगा कि छत पर कोई चल रहा है। पैरों की कदमों की आवाज़ जैसे कूद रहा है। राजेश जी छत पर गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वापस मुड़ने लगे, उन्होंने देखा छत के कोने में काली गुड़िया पड़ी थी। उस गुड़िया के शरीर में सुइयाँ भी चुभाई हुई थी और वो जो गुड़िया थी बिल्कुल हूबहू उनकी बेटी की तरह थी। ऊपर लिखा था, तुम्हारा परिवार ख़त्म होगा। राजेश जी के हाथ में फेंकने लगे, हाथ उठाकर फेंकने लगे उसको। उसने पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सच में उनके परिवार में ब्लैक मैजिक से नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना बाकी था उनके परिवार के साथ। ये तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि अगले ही दिन उनकी जो बेटी थी पूजा, उसके शरीर पर अजीब निशान दिखाई देने लगे। और उसी रात घर में एक ऐसी चीज़ दिखी जिसके बाद उनकी तो ज़िंदगी ही बदल गई। परिवार पिछले कई दिनों से परेशान तो थे ही, लेकिन जब उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो राजेश जी के घर पर और भी अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। उसी के साथ पूजा बीमार पड़ गई थी। घर की छत पर सुइया चुभाई काली गुड़िया भी मिली थी, लेकिन असली डर तो शुरू होना और बाकी ही था उनके परिवार के साथ। पूजा के शरीर पर अजीब निशान भी आ गए थे। अगली सुबह वो रात तो कट गई। फिर अगली सुबह जब मीना जी पूजा के हाथ पैर देखे तो बिल्कुल ही काले निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने नाखून से खरोचे हो। उन मीना जी तो घबरा गई। उन्हें तो रोना गिना भी शुरू कर दिया। इसी पर उनके पति राजेश जी ने देखा ये सब। राजेश जी ने पूजा का हाथ देखा, उनके भी होश ही उड़ गए। निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि गुड़िया में सुइया चुभाई हुई थी। उन्होंने देखा था कि बिल्कुल उनकी बेटी से हूबहू मिल रही थी वो गुड़िया। तो उनकी जो माँ थी, उन्होंने धीरे से कहा, जिस पर काली विद्या की जाती है उसका असर ऐसा ही दिखाई देता है। रात में भयानक आवाज़ें उस रात में कई दिनों तक और कई दिनों पहले से आवाज़ें आ ही रही थीं और कोई ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। करीब 2:30 बजे के आसपास अचानक रसोई से आवाज़ें आई, बर्तन गिरने की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्तन जोर जोर से फेंक रहा हो। राजेश तुरंत उठे, धीरे धीरे रसोई की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, रसोई में सारे बर्तन ज़मीन पर पड़े थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे एक आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने मुड़कर देखा। उनके बेटे भी थे साथ में। दरवाजे के पास पूजा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उनकी आवाज़ जो थी बिल्कुल बदल गई थी। पूजा ने किसी का साया पूजा की धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा था, एक साया पूजा की तरफ, और वह बोली, यह घर अब हमारा है। उसी टाइम उनकी मम्मी भी आ गई। मीना जी ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगी। उनकी दादी पूजा के पास गई और सिर पर गंगाजल छिड़कने लगी। जैसे ही गंगाजल पर पूजा ज़ोर से छींकने लगी, उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उनके जो भाई थे
पूजा जी के हाथ पैर करने लगे और पूजा तो ज़मीन पर ही गिर गई बेहोश होकर। तो फिर उन्होंने कैसे कैसे पकड़ के उन्हें घर मेरे रूम में लेके आए। अब उन्होंने सोचा कि हमें कोई भगत या कोई तांत्रिक या मौलवी किसी को भी बुलाना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगले ही दिन राजेश जी अपने शहर के पास एक तांत्रिक के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, अपनी घटना बताते हैं और उसे लेके आते हैं। उन्होंने उस तांत्रिक का नाम हमें बाबा कालीनाथ बताया है। तो वो घर में घुसते ही रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, इस घर में बहुत गहरी काली विद्या की गई है। जैसे कि राजेश जी पूरा ही घबरा के पूछे कि क्या हो गया हमारे परिवार को, इसे रोका जा सकता है कि नहीं बाबा। फिर अगले ही पल वो तांत्रिक जो थे, या बाबा बोल दीजिए या मौलवी नहीं, तांत्रिक ही थे, अगर ऐसा देर हुई तो इस परिवार का कोई सदस्य नहीं बचेगा। ये सुनकर तो वो और भी घबरा गए कि क्या होगा मेरे परिवार के साथ। फिर वो तांत्रिक पूजा करने की शुरू करते हैं। कुछ देर बाद आंगन में गए और ज़मीन की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यहाँ खुदाई करो। राजेश जी और उनके बेटा एक फाड़वा लेकर मिट्टी खोदने लगे। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें मिट्टी के अंदर एक लाल कपड़ा मिला। जब कपड़ा खोला गया तो अंदर एक काली गुड़िया, कुछ हड्डियाँ और कागज़ पर पूरे परिवार का नाम लिखा हुआ था और उसके नीचे लिखा था, मृत्यु निश्चित है। मीना जी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर उस बाबा ने, तांत्रिक ने गंभीर आवाज़ में कहा, जिसने ये सब किया है वो बहुत शक्तिशाली है, उसके पास तंत्र विद्या, तांत्रिक के पास, और तंत्र विद्या भी उसने अच्छे से सीखी है। राजेश जी ने तुरंत कहा, यह काम मैं जानता हूँ किसका है, किसने मुझे धमकी दी थी। उन्होंने तांत्रिक को रघुनाथ के बारे में बताया। आज रात वह खुद यहाँ आएगा क्योंकि काली विद्या का अंतिम चरण बाकी है। राजेश जी ने घबरा कर पूछा, और अगर वह सफल हो गया? तो बाबा ने शांत आवाज में कहा, तो इस घर में कल सुबह तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर ऐसा सुनते ही राजेश जी तो बहुत ही घबरा ही गए थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा होगा, हमने किसी का कुछ बुरा ही नहीं किया है। फिर यह सुन, लेकिन उस रात ऐसा होने ही वाला नहीं था जो पूरे गांव में ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव को हिला देता, क्योंकि रघुनाथ आधी रात को खुद उस घर में आने वाला था और उसके साथ आने वाली थी एक भयानक काली शक्ति। उस रात पूरा परिवार भी डरा हुआ था। घर के आंगन में वो तांत्रिक हवन शुरू किए हुए थे, चारों तरफ दीपक जलाए हुए थे और दरवाजे पर रक्षा मंत्र लिखे गए थे। तांत्रिक ने सबको कहा, आज रात कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के करीब 12:30 हो रहे होंगे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। घर के बाहर पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अचानक दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। मीना जी डर कर बोली, कौन है? बाहर से धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। यह आवाज़ रघुनाथ की थी, लेकिन बाबा जो थे उनके तांत्रिक तुरंत कहा, दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अचानक जोरदार हवा आई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर रघुनाथ खड़ा था। उसके हाथ में काला कलश और माथे पर लाल तिलक। उसकी आंखें डरावनी लग रही थी। वह हंसते हुए बोला, आज इस परिवार का अंत हो जाएगा। मीना जी बच्चे को पकड़कर रोने लगी। रघुनाथ ने जमीन पर काला कलश रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक गांव के बीचों बीच एक काला धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वह धुआं एक डरावनी आकृति लेने लगा। आंखें लाल थी। उसका चेहरा इंसान जैसा तो था ही नहीं बिल्कुल। उनके बेटे रोहन डर के मारे तो कांपने लगे। पूरी घर में तापमान अचानक ठंडा हो गया। तांत्रिक जो थे उनके, रघुनाथ जी के, वो मुकाबला करते हैं उससे। इस पर जो है वो मंत्र पढ़ते हैं और रक्षा करो ऐसा बोलते हैं
और तांत्रिक। जैसे ही मंत्र आवाज़ तेज हुई, काली आकृति चीखने लगी। रघुनाथ जी भी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे दो शक्तियों के बीच युद्ध चल रहा हो। दीपक अपने आप बुझने लगे थे। खिड़कियां जो जोर जोर से बंद होने लगी थी। अचानक भयानक हादसा हुआ। वह आकृति सीधे रघुनाथ की तरफ मुड़ी। रघुनाथ तो चौंक गए। वह चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। लेकिन उस शक्ति ने रघुनाथ को पकड़ लिया और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। कुछ सेकंड में वह काली आकृति धुएं में गायब हो गई। जमीन पर बेहोश पड़ा था रघुनाथ। सब कुछ खत्म हो गया था। इसी पर तांत्रिक बाबा ने हवन का आखिरी मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे हवा शांत हो गई और घर के अंदर डरावना सा माहौल भी खत्म होने लगा। पूजा की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब रघुनाथ जी को होश आया तो वह बहुत डर चुका था। उसने रोते हुए कहा, मैंने लालच में आकर बदले में लेने के लिए ये सब किया, लेकिन काली शक्तियाँ मेरे काबू में नहीं रहीं। कुछ दिनों बाद रघुनाथ वो गांव छोड़ के भी चला गया। लेकिन गांव वालों को कुछ लोगों का कहना है कि उस रात के बाद भी कई बार राजेश के घरों के आसपास परछाइयाँ देखी जाती हैं और कभी कभी देर रात किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ भी सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि उस काली शक्ति ने रघुनाथ को मार ही दिया है। इसी पर उनके जो परिवार थे राजेश जी की और खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगते हैं। वहाँ से वो कट्टू उनके घर में ऐसा हुआ, उसकी याद को याद नहीं रखने के लिए घर बेच के वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो गांव वालों का कहना है कि उसके घर के आसपास तो चीज़ें दिखी जाती हैं, क्योंकि वो जो रघुनाथ था उसकी काली शक्ति उस पर ही हावी होकर उसको खत ले जाती हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जलन ईर्ष्या किसी से मत कीजिए, प्यार सद्भावना बना के रखिए, क्योंकि जलने से अच्छा है कि मेहनत कीजिए, क्योंकि सब अपने मेहनत के बदौलत ही बनता है। और हम जैसा कि हर वीडियो में बोलते हैं, भगवान से बिल्कुल कांटेक्ट में रहिए। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, अपने पितृ से जितना हो सके उतना वो बना के रखिए और पूजा में लीन रहिए, भक्ति में लीन रहिए। हम ये नहीं कहते कि आप सब विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि आप विश्वास करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, इसके लिए कोई वो नहीं है। तो आज इस स्टोरी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं विक्रम सिंह, यहीं तक साइनिंग ऑफ।